सीता जी का त्याग या द्रौपदी का गुस्सा? द्रौपदी का गुस्सा। सीता जी का त्याग या द्रौपदी का गुस्सा? द्रौपदी का गुस्सा। आज के समय में और आज के संदर्भ में द्रौपदी का गुस्सा। ओके। कर्ण का दानवीर स्वभाव या भीम की शक्ति, किसने युद्ध में ज्यादा असर डाला? भीम की शक्ति ने। कर्ण अगर दानवीर नहीं होते तो फिर हारते नहीं। कर्ण अगर दानवीर नहीं होते तो मुझे हारते नहीं। इसलिए और गुस्सा आई थी, वो जो कवच और कुंडल। कुंडल दे दिया था उन्होंने, मुझे लगा यार एक आदमी को जीवन में कुछ नहीं मिला और जो एक चीज उसके पिता ने दे दी वो भी उसने उतार के दे दिया। उसे भी उसको छल से ले लिया गया, भावुक करके। आपने उसको युद्ध की नीतियां पढ़ा दी, युद्ध की नीति में ऐसा 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 होता है और ऐसा ऐसा करोगे तो यही। और फिर परशुराम से भी तो श्राप मिला था ना कर्ण को कि जब सबसे ज्यादा मेरी विद्या की जरूरत पड़ेगी तो भूल जाओगे। वो भी गलत था वो उसके साथ। नहीं, वो तो दोनों लोग अपनी अपनी जगह सही है उस कहानी में कम से कम। हाँ, बट अगर वो सीखने जाए, बिच्छू काट लिया वो, मतलब आप ये सोचिए कि अब मेरे गुरु को बिच्छू ना काटे इसलिए मैंने दर्द सह लिया। वो तो अच्छा किया ना उन्होंने, लेकिन वो पहुंचे तो वहाँ झूठ बोल के ही थे। परशुराम जब भीष्म पितामह से युद्ध हार गए थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, ये तीनों परशुराम के शिष्य रहे, है ना। तो जब अंबिका अंबालिका वाली कहानी में जब भीष्म पितामह से लड़ने पहुंचे परशुराम और भीष्म पितामह जीत गए, तो वो ऐसा हो गया ना कि गुरु गुड़ रह गए, चेला चीनी हो गया कि हमको तुम हरा दिए हमसे सीख के। तो उस दिन परशुराम ने ये प्रण ले लिया था कि अब किसी क्षत्रिय को कभी नहीं सिखाऊंगा। उसके बाद कर्ण है, भीष्म पितामह के बाद द्रोणाचार्य को सिखाया जो ब्राह्मण थे। उसके बाद कर्ण है, सूत पुत्र बन के आए, सीख लिया सब कुछ, बिच्छू काटा, हिले नहीं। जब वो खून बहते बहते पहुंचा और तब इनको समझ में आया कि ब्राह्मण या कोई और सूत पुत्र कोई भी होगा, ये इस तकलीफ को झेल ही नहीं सकता, हो ना हो क्षत्रिय। तो वो, और उस समय तक कर्ण को मालूम था वो कौन है। तो फिर परशुराम ने बोला कि तुमने मेरी विद्या झूठ बोल के ली, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो भूल जाओगे। तो फिर युद्ध में जो जिस दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कर्ण को, उस दिन उनको मंत्र याद तो परशुराम के 3 शिष्य, जिसमें भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण, इनमें सबसे बलशाली ताकतवर कौन? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, जिसको इस बात का वरदान हो कि इच्छा मृत्यु मिलेगी, मैं मरूंगा ही नहीं जब तक मैं ना चाहूं, उसको आप कैसे हराएंगे? बाकी लोग का तो कि को मृत्यु आना तय था ना, भीष्म पितामह मृत्यु आना ही तय नहीं था। मैं डिसाइड करूंगा मैं कब जाऊंगा। आप अभी पॉडकास्ट खत्म करके बोलेंगे अक्षत निकलो ऐसे, तो मेरे को निकलना पड़ेगा, स्टूडियो आपका है, मैं बैठ जाऊँ, मैं जाऊंगा ही नहीं यहाँ से। आप कैसे निकालेंगे मेरे को? और ये तीनों छल से मारे गए। तीनों छल से मारे गए। अगर फेयर वॉर होती तो क्या कौरव से पांडव जीत पाते? अगर फेयर वॉर होता तो वॉर फेयर नहीं होता। नहीं जीत पाते, पांडव नहीं जीत पाते। तो कहानी अलग होती, बिल्कुल अलग होती। फिर वही मैंने बोला ना, फिर शकुनी की पूजा होती। बट ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर ये वॉर अलग तरीके से हुई होती जी, तो हम एक अलग इतिहास पढ़ रहे होते। हाँ, बिल्कुल अलग इतिहास पढ़ रहे होते भाई। पाकिस्तान में दोनों वॉर वो लोग जीते हैं ना उनके टेक्स्ट में। सतयुग का शांति भरा जीवन, कलयुग का संघर्ष ज्यादा क्या सिखाता है? सिखाता तो संघर्ष ही है। एक बड़ी अच्छी बात है कि एक सर्कल है जनरेशन्स का, जो अभाव देखता है वो मेहनत करता है, वो मेहनत करके सुख सुविधा जुटाता है। उसका जो बेटा होता है वो सुख सुविधा में पलता है, इसलिए कमज़ोर होता चला जाता है। जब वो काम संभालता है तो उसको सब बना बनाया, उसको संघर्ष नहीं पता है, वो उसको गिराना शुरू करता है। तीसरा जनरेशन जब तक उसके पास सब कुछ आता है वो फिर अभाव में होता है, इसलिए उसको फिर संघर्ष करके सीखना होता है। तो ये सर्कल है, इसीलिए तीसरा जनरेशन आते आते बड़े बड़े तुर्रम खान खत्म हो जाते हैं। आखिरी सवाल, कैलाश पर्वत का रहस्य जी या द्वारिका गायब होना? कैलाश ज्यादा रहस्यमय कौन है? कैलाश पर्वत का रहस्य बहुत ज़्यादा है। द्वारिका के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, अब उसके अवशेष भी मिल रहे हैं सबमर्ज द्वारिका में। तो आपको जो बताया गया है उसका प्रमाण है। कैलाश पर्वत तक अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया, कमाल की जगह। आज तक उसका शिखर कोई छू नहीं पाया चढ़ के, जबकि उससे ऊंचा है एवरेस्ट, वो चढ़ा हुआ है।
एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि कैलाश पर्वत जो है वो नॉर्थ पोल से 6,666 किलोमीटर दूर है और साउथ पोल से 6,666 मल्टीप्लाइड बाई 2 किलोमीटर दूर है, एग्जैक्टली डबल। तो ये उसके बारे में जितनी अजीब सी कहानियाँ हैं वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगती कि उसका प्लेसमेंट भी ऐसा है। उसको एक्सेस मुंडी बोला गया है पूरे विश्व का, कि वो पूरा धुरी पे जो पूरा पृथ्वी घूम रहा है वो इसलिए घूम रहा है क्योंकि कैलाश पर्वत का जो प्लेसमेंट है वो वहाँ है, उसको बैलेंस रख रहा है। क्योंकि धरती आप देखिए ना कि अगर उसका इतना ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाए, 0.1% बढ़ जाए तो सूरज की तरफ जाने लग जाएगा, और 0.1% घट जाए तो सोलर सिस्टम से बाहर जाने लगेगा। तो कितना एक्यूरेट है कि वो बस वहीं पे इतने हज़ार साल से घूम रहा है, उसका श्रेय कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज कैलाश पर्वत को भी देते। तो बहुत ही मिस्टीरियस है। वहाँ चढ़ने वालों के नाखून और दाढ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, ये सच है। क्यों होता है नहीं पता। माना गया है कि कैलाश पर्वत में ज्ञानगंज नाम का एक पूरा शहर है। जैसे मार्वल फिल्म में वकांडा है ना, ब्लैक पैंथर का, वैसा एक पूरा शहर है जहाँ पे सारे सप्तऋषि, सारे चिरंजीवी और हर वो स्पीशीज़ जो यहाँ से विलुप्त हो जाती है उसको वहाँ सहेज के रखा जाता है, क्योंकि जब फिर से पृथ्वी शुरू होगी तो फिर वही हाथी की जगह हाथी, घोड़े की जगह घोड़े और ऊँट की जगह ऊँट को बैठना पड़ेगा। तो वो सबको वहाँ सहेजा जा रहा है। वो विलुप्त शहर है और वो भगवानों का शहर है। नाम है ज्ञानगंज, उसको शंग्रीला भी कहते हैं। वो आपको और मेरे को इस आँख से नहीं दिखता, इसीलिए कैलाश पर्वत पे कोई पहुँच नहीं पाता। इंटरेस्टिंग स्टोरी, कभी इस पर एक पॉडकास्ट और करेंगे। लवली टॉकिंग टू सर। बहुत सारे विषयों पर बड़ी देर तक हमने चर्चा की जी। कोशिश थी कि पहली बार आप मिले तो ज़्यादा समेटा जाए, बिल्कुल। अगली बार टुकड़ों टुकड़ों में आपको समेटेंगे। हाँ। एक आखिरी में मुझे एक बात कहनी कि मैं जानता हूँ कि मैं अपने पास्ट के बारे में बहुत बार बात करता हूँ क्योंकि वो मेरा पास्ट है, और अगर किसी को बदनाम बेइज्जत करने का प्लान होता तो मैं फिर उनका नाम, उनके रहने की जगह, ये सब बोल चुका होता। तो मैं ये इसलिए नहीं बोलता हूँ कि कोई बदनाम हो जाए, मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरे पे जो बीती है उससे मैं अभी तक पूरी तरीके से उभर नहीं पाया हूँ। तो मैं अपनी तकलीफ़ को सबके सामने रख देता हूँ, और जितने अच्छे से अच्छी चीज़ रखता हूँ मैं अपने बाकी दुख, मैंने बताया ना, मैं पॉडकास्ट में अभी थोड़े दिन पहले इंस्टा लाइव जाके बोल रहा था मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं ऐसा ही हूँ। तो उसको कोई पर्सनली ले तो स्वागत है। नहीं, आपने अपनी कहानी को तभी विस्तार में समझा देता कि आपकी कहानी का वो हिस्सा जो आपके और आपके परिवार ने सहा, उसके लिए मैं कैसे माफ़ कर दूंगा, कैसे भूल जाऊँ। वो एक कहावत है ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। ये बोलने, सुनने, लिखने, पढ़ने में ही अच्छा लगता है। मेरे को डायमेंशिया है कि मैं भूल जाऊँगा, नहीं है मेरे को डायमेंशिया। और अगर हर चीज़ भूल जाना है तो आप मेरे साथ जो अच्छा कर रहे हैं मैं वो भी भूल जाऊँगा, चलेगा आपको? नहीं चलेगा। आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ जो अच्छा करें वो मैं याद रखूँ, और आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ जो बुरा करें वो मैं भूल जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, दूसरी चीज़ एक आपकी कहानी में जो वो भी हिस्सा था कि वो सिर्फ आपका इतिहास नहीं जिसे भुला दिया जाए, उस इतिहास के साथ एक वर्तमान भी है। बिल्कुल है। तो वर्तमान आपको रह रह कर याद दिलाएगा, कितना भी आप भूलना चाहेंगे तो उसका जिक्र हो जाएगा। मेरा बेटा नहीं होता तो मेरे को कोई मतलब नहीं होता कि वो कौन है, कहाँ है, अच्छे हैं, बुरे हैं। मेरे को वो जोड़ के रख रहा है और मेरे को अभी भी उसकी तकलीफ़ है, रहेगी तो मैं बोलूँगा। ठीक है, मतलब इसी पे शायद लिखा था किसी ने कि वो जो नज़रों से एक बार उतर गया, क्या फ़र्क पड़ता है किसके साथ किधर चला गया। हाँ, उतर गया, किसे फ़र्क पड़ता है किधर गया। वो जो नज़रों से एक बार उतर गया, किसे फ़र्क पड़ता है किधर गया। मस्त है ये, याद रखा जाएगा इसको। बहुत मज़ा आया आपके साथ शुभांकर भाई। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके और हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा तो हम और बार अगली आपकी जब किताब आएगी तो अब आप किताब लिखते रहिए, हम आपको बुलाते रहेंगे। डन डील है। थैंक यू सर, लवली।